नमस्कार। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। तकलीफ़ मुझे भी थी कि मैं काफ़ी समय से आपके पास रूबरू नहीं हो पाया। मैं अपने ज्ञान को आपके सामने नहीं रख पाया। कुछ परेशानियाँ थी, लेकिन अब मैं एक रूटीनबद्ध रूप से आपके सामने प्रत्येक दिन एक छोटे से वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। और इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज जो मैंने विषय चुना है, वो विषय बहुत ख़ास है। जिस व्यक्ति की जीवन गाथा आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो व्यक्ति किसी नाम का मोहताज नहीं है। वो इस देश का पहला दलित नेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और जिस किताब की मैं वाचन करने वाला हूँ, उस किताब का लेखक हैं क्रिस्टोफ जेफरेलो। क्रिस्टोफ जेफरेलो, अगर मैं इनकी बारे में आपको बताऊं तो ये एक मुख्य रूप से प्रोफेसर रह चुके हैं, जर्नलिज्म के प्रोफेसर रह चुके हैं। परंतु इसके साथ-साथ इन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबों की रचना भी की है, जो भारत से संदर्भित रहती है। उन किताबों पर अगर जोर दिया जाए, तो उनकी जो महत्वपूर्ण किताब है, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स 1925 टू 1990। इसके अलावा इंडियन साइलेंट रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ लोअर कोर्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, and the last one is the Pakistan Paradox. These are some important books which were written by Christoph Jeffrello. And the book which I'm going to read in front of you, that is the life history, autobiography, or simply biography of, or not autobiography, it's a biography of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए इस किताब की जो पहला अध्याय है उस तरफ चलते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत पन्ने हैं और मैं इस किताब के लेखक को शाहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, पहला अध्याय है समाज सुधार और ब्राह्मण विरोधी गोलबंदी के दरमियान महाराष्ट्र की हालत। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे समाज सुधार की बात की गई है और महाराष्ट्र में किस प्रकार से ब्राह्मणवाद का उदय था और इस ब्राह्मणवाद के बीच में दलितों का जीवन किस प्रकार से तबाह हुआ था, उसकी विवेचना अध्याय प्रथम में किया गया है। अंबेडकर भारत के पहले अस्पृश्य नेता थे। इस हैसियत से वह लगभग एक पहेली की तरह सामने आते हैं। अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से निकलकर किसी तरह वह उस आला हैसियत तक पहुंचे और सही मायनों में एक राजनेता बने। यहां हम उनके व्यक्तित्व के बेमिसाल गुणों के सहारे उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करके संतोष नहीं कर सकते। बेशक उनके पास एक विलक्षण मस्तिष्क और चट्टानी आत्मबल था। वह अपनी सारी ऊर्जा को एक व्यापक परियोजना पर केंद्रित कर सकते थे और उनकी संकल्प शक्ति कभी कम नहीं पड़ी। कहना एकदम सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आत्मबल से भरे हुए थे और कभी भी वो टूटने का, जो कहते हैं ना, अकड़ अकड़ कर टूट जाना, वो नहीं था। उनमें इतना आत्मबल था कि वो कभी टूटे नहीं, कभी झुके नहीं, अपनी सिद्धांतों पर अडिग रहे और तब तक अडिग रहे जब तक उन्हें सफलता प्राप्त हुआ। और जब उन्हें लगा भी कि मैं अब इससे आगे सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उन्होंने यहां तक कह डाला था कि मैं पैदा दलित के घर में हुआ जरूर हूं, पर दलित के रूप में मरूंगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका आत्मबल कितना महान रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि किस्मत इंसान लेकर आता है। मैं कहता हूं किस्मत इंसान लेकर नहीं आता है, किस्मत इंसान को बनानी होती है। और किस्मत जिसे बनानी होती है, उसे राजनीति से हटकर अपने मुकाम को हासिल करना होता है। और जिस दिन वो राजनीति से हटकर अपने मुकाम को हासिल करता है, तब जाकर दुनिया उसे पहचानना शुरू करती है और हर क्षेत्र में वो डंके की चोट पर कामयाबी प्राप्त
कर पाता है। अन्यथा अगर आप राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं कामयाबी हासिल करने के पहले, तो लोग आपका सिर्फ फायदा उठाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी समझा जाएगा जिस पर लात रखकर एक शख्स आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप उसके हर एक लात से पीछे होते नजर आएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि आप कब, किस प्रकार और कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वह अपनी सारी ऊर्जा शक्ति कभी कम नहीं पड़ी, मगर यह विशेषता भी उनके करियर के उठान को समझने के लिए काफी नहीं है। ये भी सही बात है, क्योंकि जो जीवन है, करियर है, उसको समझने के लिए इस विशेषता को समझना काफी नहीं है। पूरी तथ्यों को समझना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि उनकी करियर की जो सफलता है वो किस प्रकार से है और कैसे प्राप्त हुआ है। यहां भी हमें संयोग के पहले को जरूर ध्यान से रखना होगा, मगर सारी बात अब भी स्पष्ट नहीं होती और यहां तो कुछ ऐसे तथ्य हैं भी जिनमें ये संयोग प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे कि मराठा महाराजाओं से मिली सहायता। मगर ऐसे तथ्य उस व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ का हिस्सा भी है जिसमें अंबेडकर का करियर एक निश्चित शक्ल ले रहा था। इस बेमिसाल शख्सियत का मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें उस समूचे भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को समझना होगा जहां से उनका उदय हुआ। अंबेडकर एक क्षत्रिय परंपरा के वंशज थे। उनके संघर्ष की आहट हमें 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी महाराष्ट्र में शुरू हुए ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में ही सुनाई पड़ने लगती है। इस मामले में केवल द्रविड़ियन दक्षिण भारतीय संपदन, जो ब्राह्मण विरोधी गोलबंदी का एक और मुख्य केंद्र था, ही उनके संघर्ष की बराबरी कर सकता था। आप समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल सा एक पहला पन्ना था और इस पहले पन्ने की अगर बात की जाए तो ये जो पहला पन्ना है उसमें एक छोटी सी विशेषता के बारे में जो चर्चा किया गया है और उनकी इस छोटी सी विशेषता के माध्यम से आप जो हैं संपूर्ण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण आत्मबल को नहीं समझ सकते हैं। उन्हें समझने के लिए उनके जीवन के सभी चरित्रों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा, तब जाकर उनकी सफलता, जो कद है, जो शख्सियत है, तब आप समझ पाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस शख्सियत के हैं। और जहां मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की जो चर्चा होगी वहां पे ब्राह्मण विरोधी विचारधाराएं इस समय तक कौंधने लगी थी और उस वक्त पूरे भारत में अगर और कहीं ब्राह्मण विरोधी धाराएं चल रही थी, विचारधाराएं थी, तो वो थी द्रविड़ में, दक्षिण भारत। वहां पर भी ब्राह्मण विरोधी विचारधाराओं का स्वागत किया गया था और अगर कहीं तुलना की भी जा सकती है बराबरी की, तो सिर्फ वही द्रविडियन ब्राह्मण विरोधी विचारधाराओं के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं की तुलना की जा सकती है। दोनों एम समकक्ष होकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, लड़ते पाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की पाठ कल आपके सामने शाम तक प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हो सके इस वीडियो को शेयर करें, हर एक भारतीय तक पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर मेरे द्वारा बताई जा रही ज्ञान आपको पसंद आती है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।